नाउ फाइन, ऐसा कहा जाता है, कहां तक लिखा था पहले? अच्छा, ये F1 to F1 और EXT का मतलब एक्सटर्नल। फोर्स कैसा लगा रहे हो? एक्सटर्नल, बाहर से लगा। EXT क्या डिनोट करता है? एक्सटर्नल। फाइन, तो ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। नाउ हेडिंग इज सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ। सेकेंड लॉ कैसा लॉ है? रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों है? क्योंकि यू कैन डिराइव फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। आप फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉ ड्राइव कर सकते हो। कौन से? सेकेंड लॉ। देखो, पहले फर्स्ट लॉ ड्राइव कर लो। ठीक, F इज इक्वल्स टू एम ए इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अगर F इज इक्वल्स टू जीरो है, सिंस F इज इक्वल्स टू जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बॉडी, यू कैन से एम ए इज इक्वल्स टू, एम ए भी क्या होगा? मास जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अगर इस कंडीशन में एम कैन नॉट बी जीरो, मतलब कुल मिला के बात यही है कि जीरो क्या होगा? और एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब होते हैं, इधर बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और बॉडी इज एट रेस्ट। तो वही बात हो गई, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, इट विल बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट। किससे प्रूव किया? सेकेंड लॉ। तो वी हैव प्रूव्ड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। आई हैव टेकन F इज इक्वल्स टू एम ए, सिंस F इज इक्वल्स टू जीरो, अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, इसका मतलब क्या है? एम इज इक्वल्स टू जीरो। RHS जीरो तो LHS भी क्या होगा? जीरो, जिससे आपको क्या मिला? A इज इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज M तो जीरो हो नहीं सकता। और एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब है, इधर द बॉडी इज एट रेस्ट और द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वही तो प्रूफ करना था। If the net external force acting on the body is zero, the body is at rest or moving with the uniform velocity. तो फर्स्ट लॉ तो प्रूफ हो गया। अब कौन सा प्रूफ करना है? अच्छे से देखो, थर्ड लॉ है F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F2। ये प्रूफ करना है। ये क्या करना है? प्रूफ। देखो, सपोज दिस इज बॉडी वन, इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है, ठीक है? दिस इज बॉडी वन, दिस इज बॉडी, ठीक? ये इस पे फोर्स लगा रही होगी, ये इस पे लगा रही होगी, राइट? फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू बॉडी टू इज इक्वल्स टू F1। मिस कॉल कौन मार रहा है? The force on body 1 due to body 2, जितना फोर्स बॉडी 1 पे बॉडी 2 लगा रही है, किस डायरेक्शन लगी? नीचे के। ये इस पे फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगी, इसके ऊपर रखी हुई, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F1 2। और जो फोर्स बॉडी 1 बॉडी 2 पे लगा रही है, ये F2, तो दिक्कत नहीं। दिस इज F12, दिस इज F2। ठीक, सपोज कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है पहली बॉडी का इस फोर्स के कारण, वो कितना है? dP1 अपॉन dt। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज। तो मान लो पहली बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है? dP1 अपॉन dt, राइट? और दूसरी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम dP2 अपॉन dt।
लिख सकते क्या? अब यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, जिससे अपन को प्रूफ करना है न्यूटन का थर्ड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कि पहली बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, dp1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दैट वुड बी F12। दूसरी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, dpt अपॉन dt इज इक्वल्स टू जो उसमें फोर्स लग रहा है कितना, F21। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड, तो आ जाएगा d बाय dt P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F21। ठीक, कोई भी बॉडी मूव कर रही है क्या? हेलो, बस हाँ क्लास कर लिया, तो क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। अब कोई भी बॉडी मूव कर रही है क्या? दोनों किस पे है, बस। तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, 0। कोई भी बॉडी मूव कर रही है नहीं, तो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, 0। इसका मतलब LHS क्या हो जाएगा, अगर LHS 0 है तो आप लिख सकते हो F12 प्लस F21 इज ऑल्सो 0, एंड इट इंप्लाइज दैट F12 इज इक्वल्स टू माइनस F। ये न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या किया, कुछ नहीं, आपने यहां तक पहुंचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला, नाउ बोथ द बॉडीज इज एट रेस्ट, सो टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। कितना है, 0, तो 0 रख दिया, 0 रखा तो ये भी क्या होगा, 0, और ये 0 होगा तो साइड चेंज कर दो, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F। तो सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ बिकॉज वी कैन प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ। पहले और तीसरे लॉ दूसरे लॉ से क्या हो सकते हैं, प्रूफ। क्लियर? देखिए हितेश, ये लोग क्या है दोनों, नहीं हेडिंग डालिए। सेकेंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन, वाई? डाली, उसके बाद लिखो, ऐसे स्टार बनाओ पहला, लिखो फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। स्टार बना के लिखो, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। लिख लिया, लाइन चेंज लिखो, यूजिंग सेकेंड लॉ, यूजिंग सेकेंड लॉ लाइन चेंज F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, फिर से नीचे लिखो, सिंस F इज इक्वल्स टू 0, सिंस F इज इक्वल्स टू 0, यहां ब्रैकेट में लिखो, इसके बाजू में नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अप्लाइड, ब्रैकेट क्लोज, लाइन चेंज, ऐसा एरो बनाओ, यह इट इंप्लाइज दैट का ma इज इक्वल्स टू 0, सिंस m कैन नॉट बी 0, ब्रैकेट में लिखो a इज इक्वल्स टू 0।
1 2 3। इट मीन्स लाइन चेंज करके, इट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, a body is at rest or moving with the uniform velocity, फुल स्टॉप। तो फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, राइट। अब लिखो दूसरा स्टार बनाओ। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट लॉ। थर्ड लॉ, हाँ सॉरी, क्या, हाँ, थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। F21 is the force on the second body on the first. Hello? क्या कह रहे हो? F21 कैसे? F21 कौन सा फोर्स? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। यही तो है कि अगर बॉडी 2 बॉडी 1 पे फोर्स लगा रही है तो ऑफकोर्स सी बात है बॉडी 1 भी बॉडी 2 पे फोर्स लगाएगी। थर्ड लॉ में ये चीज प्रूव करनी है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे। लगाएंगे तो पहले से पता है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की इक्वल और अपोजिट होंगे, ये क्या कहेगा? थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रूव कर रहे हैं। लगेगा ये पता है, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा यस शो। ये तो लगाइए, हाँ ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। देखिए, कंसीडर an isolated system, ब्रैकेट में लिखो, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, कंसिस्टिंग, ब्रैकेट क्लोज कर देना, कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज, कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज, ठीक है। लाइन चेंज करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of body 1, is equals to dp1 upon dt। वो लिखा dp1 upon
dt, बस वही लिखना। सिमिलरली करके बॉडी 2 का लिख लो, बॉडी 2 का लिख लो, dp2 अपॉन dt, लिख लिया। बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, वो दोनों इक्वेशन लिख लो। तो dp1 अपॉन dt इज इक्वल टू f12, उसको इक्वेशन 1 दो, और dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू f21, इसको इक्वेशन 2। और एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आ जाएगा dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू f12 प्लस f21, ये आएगा। और फिर p1 और p2 d बाई dt कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा p1 प्लस p2 इज इक्वल्स टू आएगा f12 वेक्टर प्लस f21 वेक्टर। लिखिए यहां तक। आगे लिखें, लिखो इफ net external force, net external force on the system is 0, on the system is 0, comma, using second law, using second law, ठीक है। सेकेंड लॉ यही तो कहता है कि d बाई डी टी P1 प्लस P2 इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अब एफ एक्सटर्नल क्या है? 0, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? 0 के। तो आप लिख सकते हो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0, and it implies that F12 is equals to minus of F कुछ सॉरी, ये तीनों स्टेप्स खत्म।
चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आप 11th में, देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शायद ये याद हो, ये भी आप पढ़ चुके हो 11th में, हाँ 9th। What is the law of conservation of linear momentum? The momentum before the police is after the same time. हाँ मतलब बेसिस तो यही है जो सार्थक बोल रहे, क्या है? किसी भी चीज का कंजर्वेशन लॉ कहते हैं, जैसे मान लो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ मतलब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका दूसरा तरीका कहने का क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब एनर्जी कहीं से आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी क्या होती है? ट्रांसफर। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी पूरी सिस्टम की क्या है? 4000 जूल। माना कि 2000 जूल इलेक्ट्रिकल होगी, 2000 जूल क्या होगी? मैकेनिकल। लेकिन दोनों मिलाकर टोटल कितनी है? 4000। कभी 3000 इलेक्ट्रिकल होगी तो 1000 मैकेनिकल, कभी 4000 इलेक्ट्रिकल होगी तो 0 मैकेनिकल। पूरी मैकेनिकल किसमें कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल। मतलब एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, टोटल क्या है? कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? सिमिलरली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व, राइट? इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या रहता है? ये कांस्टेंट रहता है, राइट? अब इसको समझने का तरीका कोलिजन, जो आप कह रहे हो ना, वो समझने का तरीका है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे समझ सकते हो? कोलिजन। मान लो दो गाड़ियां हैं, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये u2। इसका मास है m1, इसका m2। ठीक, स्वाभाविक सी बात है u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तब तो जाके दोनों में क्या होगा? कोलिजन। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, एक पॉइंट पे आके दोनों क्या कर जाएंगी? कोलाइड। कोलाइड करने के बाद दोनों की वेलोसिटीज हो जाएंगी चेंज। नाउ पहली बॉडी इज मूविंग विद v1 एंड दूसरी बॉडी इज मूविंग विद v2। दोनों अलग अलग वेलोसिटी से क्या करेंगे? मूव। अभी भी लेकिन इनका मास क्या है? m1 और m2। ठीक, दिस बोथ द गाड़ीज टुगेदर मेक अ सिस्टम। क्या बना रही है? सिस्टम। इस सिस्टम में पहली गाड़ी का लीनियर मोमेंटम है m1 u1 और दूसरी गाड़ी का लीनियर मोमेंटम है m2। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? m1 u1 प्लस m2। कोलिजन के बाद अब इसका मोमेंटम हो गया m1 और इसका मोमेंटम हो गया m2। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अब कितना है? m1 v1 प्लस m2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि ये दोनों क्या होंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये दोनों क्या होंगे? इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? नहीं। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है? 0। ये दूसरा तरीका है बोलने का कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एनी सिस्टम इज 0,
the linear momentum of the system is constant. अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट. दिस इज द अदर वे ऑफ सेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर. इसको आप प्रूव कर सकते हो. dp upon dt is equals to f external is the second law of motion. यही तो है, change in linear momentum is equal to the net force applied. Since f external is equals to 0, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो dp अपॉन dt किसकी इक्वल आएगा, ठीक. किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी का. बड़ा ना रूल, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो. तो d बाई डी टी ऑफ p अगर जीरो है, इसका मतलब तुम्हारा p क्या है, कांस्टेंट. कह सकते कि नहीं. वी हैव स्टडीड इन द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि 5 का डिफरेंशिएशन जीरो, 4 का, पाई का, जैसे इंटीग्रेशन होता है 4 का 4x, 5 का 5x, पाई का पाई x, ऐसे डिफरेंशिएशन होता है 4 का 0, 5 का 0, पाई का, किसी भी क्वांटिटी का जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो. तो कौन सी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट. तो यहां पर p क्या है, ये तो शो करना था. इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर. क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं. ये है 2-3 तरीके समझने के. इससे और तरीके नहीं, 3 तरीके से समझा दिया, राइट. पहला ये, दूसरे, बात सबकी सेम ही है. आप किसी भी तरीके से बोलो कोई दिक्कत नहीं. आप ये भी कह सकते हो कि द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. या आप ये बोलो, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज जीरो, the total linear momentum of the system is constant. कोई बात नहीं, फिर भी आप सही है. Total momentum of the system before and after collision is same. तीसरा तरीका होगा. बट तीसरा तरीका थोड़ा सा वेग इसलिए है क्योंकि आपने कंडीशन डाल दी, क्या, कोलिजन. और जनरल लॉ में कोलिजन ओलिजन नहीं आता. एक तरीका है शो करने का, ये अपन करेंगे बाय प्रूव यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको अपन करेंगे. बट सिंपल क्या है, क्लियर, लिखिए. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये चौथा लो है. ये नहीं, न्यूटन ने 3 ही दिए. न्यूटन का चौथा नहीं है, जेनेरिक लॉ है. हाँ? देखो, ऐसे तो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन की बनाई हुई है, तो कितने लॉ बनाए हैं, बट देयर आर बेसिक 3 लॉज ओनली. देखिए, in an isolated system, in an isolated system, in an isolated system, कॉमा, अब देखो, आइसोलेटेड सिस्टम आपको ऑलरेडी एक बार बताया जा चुका है. कौन सा सिस्टम है, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे. अभी पिछले वाले में आपको ब्रैकेट में लिखवाया भी गया है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कॉमा, द टोटल लीनियर मोमेंटम remains conserved, ब्रैकेट में कांस्टेंट, फुल स्टॉप. लिखो, इफ नहीं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, by Newton's second law,
dp upon dt is equals to f external. dp upon dt is equals to f external. Since f external is equals to 0, since f external is equals to 0, it implies that dp upon dt is equals to 0. And it shows that p is equals to constant. p क्या होगा? कांस्टेंट. ब्रैकेट बना लो इसको. आगे बढ़िए. हेडिंग डालिए. डेरिवेशन यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ. Derivation using Newton's third law. बनाओ डायग्राम. तीन केसेस बने हैं. सर रिपीट कर दीजिए. डेरिवेशन यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ और डायग्राम. ये बिफोर कोलिजन का केस है. ये दोनों बॉडी क्या कर गई? कोलाइड. और ये कोलिजन के बाद मूव कर रही है. देखो इससे ये थोड़ा सा दूर बनाना, मेरे पास में बन गया है ना. ये तीनों अलग अलग है. ये हल्का सा गैप देके बनाना है ना. ये केस 1 है बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन. तो तीनों केसेस बना लो अलग अलग. क्लास लगे. बन गए. करें इसको सॉल्व. देख फाइन. नो इसको न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करके प्रूव करना है. राइट. न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है F12 इज इक्वल्स टू माइनस F. यही कहते हैं. इसका यूज करना. ठीक. इसका यूज करके वी कैन प्रूव M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2. यही प्रूव करना. टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा? M1 U1
प्लस M2U2 इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कितना होगा? M1V1 प्लस M2। ये आपको प्रूफ करना। फाइन, देखो पहली बॉडी का इनिशियल लीनियर मोमेंटम था M1U1 और पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम है M1V2। तो पहली बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कितना आया? आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 इज इक्वल्स टू, मान लो बॉडी 1 का इनिशियल मोमेंटम कितना था? P1 और फाइनल कितना है? P2। तो कितना चेंज हुआ? P2 माइनस P1। यहां कितना है? M1U1 और P2 का M1V1, यही तो है। तो आप लिखोगे इज इक्वल्स टू M1V1 माइनस M1। ये पहली बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया, किसके कारण? कोलिजन के कारण। दूसरी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? M2V2 माइनस M2U2। U1 तो पहली बॉडी, U2। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं। जब कोलिजन हुआ, समझ नहीं आया सर? पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है M1U1, फाइनल मोमेंटम है M1V1, राइट? तो पहली बॉडी में कितना चेंज आया मोमेंटम में? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने लिखा M1V1 माइनस M1U1। ठीक, तो मैं आपसे कह रहा हूं दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है M2U2, मास इंटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम, एंड दूसरी बॉडी का फाइनल मोमेंटम है M2V2। कितना चेंज आया? आप कहोगे M2V2 माइनस M2V2। सिंपल। बताओ तो अभी आया? यस, ओके, फाइन। सो दीज आर द चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी 1 एंड बॉडी 2। मैं ये कह रहा था जब कोलिजन हुआ तो शॉर्ट टाइम के लिए बहुत लॉन्ग फोर्स वर्क किया पहली बॉडी पे और दूसरी। पहली बॉडी पे कितना किया? F12। दूसरी बॉडी पे कितना किया? F21। मान लो ये फोर्स डेल्टी टाइम के लिए वर्क कर, कितने टाइम के लिए? तो बॉडी 1 का इंपल्स, बॉडी 1 का इंपल्स कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? बॉडी 1 पे कितना इंपल्स वर्क कर रहा है? पहले तो फॉर्मूला बोलो। सो फोर्स कितना लगा? F12 कितने टाइम में? डेल्टी। आप कहोगे F12 इंटू, अभी तो पढ़ाया था परसों कि इंपल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल। पहली बॉडी पे कितना फोर्स वर्क कर रहा? F12। कितने टाइम के लिए? डेल्टी। तो कितना मोमेंट, सॉरी, कितना इंपल्स वर्क करेगा? F12 इंटू डेल्टी। तो दिक्कत नहीं। बॉडी 2 का कहानी, F21 इंटू, कोई दिक्कत? एंड वी नो दैट द इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन, कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कह रहे थे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पर से? द रेट ऑफ, नहीं, द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इंपल्स अप्लाइड। यही तो आया था, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू F डेल। तो पहली बॉडी का इंपल्स कितना है? F12 इंटू डेल्टी। आई कैन राइट F12 इंटू डेल्टी इज इक्वल टू M1V1 माइनस M1 एंड F21 इंटू डेल्टी इज इक्वल टू M2V2 माइनस M2। क्या यूज कर रहे हैं? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम।
कि जितना बॉडी पे इंपल्स लगा है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। लिख दिया। नाउ यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखो प्रूफ हो गया। F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21। न्यूटन का थर्ड लॉ यूज किया। दोनों तरफ डेल टी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इसमें दोनों तरफ डेल टी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। F12 इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस F21 इंटू, इनकी वैल्यूज ऊपर से क्या कर दो, पुट। M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल्स टू माइनस, और ब्रैकेट में M2 V2 माइनस M2, यहां पे माइनस M2 V2 है, इस साइड ले आओ तो हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस M1 U1 है, उस साइड ले जाओ M1 U1, और ये माइनस माइनस प्लस M2, यही तो प्रूफ करना था। The linear momentum before collision is equal to the linear momentum after collision। हाँ भैया, ये फिर से समझा दो। देखो यहां तक समझ में आया। यहां पे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज किया, that the change in momentum is equal to the impulse applied, right? I am using the Newton's third law, which is saying F12 is equals to minus F21। आपका डेरिवेशन क्या कह रहा है, डेरिवेशन यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया, दोनों तरफ डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं, कैंसिल कर दोगे यही आ जाएगा, कर दिया। F12 डेल टी किसकी इक्वल है, इसके, रख दिया। F21 डेल टी किसकी इक्वल है, इसके, रख दिया, लेकिन साथ में माइनस साइन है तो माइनस है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो बन जाएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 U2, तो माइनस M2 V2 को साइड ले जाओ तो यहां M1 V1 था और प्लस M2 V2 हो जाएगा, और यहां माइनस M1 U1 है, उसको यहां ले आओ तो प्लस M1 U1, और साथ में क्या है, माइनस M2 प्लस M2 V2। हाँ भैया, ये प्रूफ कर रहे थे आप, ये प्रूफ कर रहे हैं। 9th क्लास में किससे क्या प्रूफ कर रहे हैं, MA की वैल्यू रख दी थी, MA हाँ तो ठीक है, ये F इज इक्वल्स टू एम यूज कर रहे हो, या F इज इक्वल्स टू DP अपॉन DT यूज कर रहे हो, बात तो वही है। एंड इंपल्स में कौन सा कभी पड़ा ना, तो अब इंपल्स का यूज करेगा, ये भी कर सकते, नहीं कर सकते, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। नाउ भी क्या करोगे तो कोई नहीं, एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करना है, डेल टी का मल्टीप्लाई करना, बस समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज द, तीन चीजें यूज की, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इंपल्स, मतलब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, राइट। और सेकेंड लॉ तो हर जगह यूज कर ही रहे हैं, डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो कंसिडर टू बॉडीज, हाँ इसके बाद ब्रेक, क्या का ब्रेक लिखो, अभी कहीं आधा घंटा पढ़े नहीं हुआ, चे 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 चालू। कंसिडर टू बॉडीज 1 and 2, 1 and 2 moving with the initial velocities, moving with the initial velocities u1 and u2, u1 and u2 having masses m1 and m2, having masses m1 and m2, full stop, line change, after collision
the velocities b, the velocities b, v1 and v2, the velocities b, v1 and v2, full stop, line change. Change in momentum of the body 1. Change in momentum of body 1 is equals to, लिख लो, m1 v1 minus m1 u1. फिर दूसरा लिख लो, ऑफ बॉडी 2, ऑफ बॉडी 2 m2 v2 minus m2 u2. लिखो, लाइन चेंज. if 21 वेक्टर, देखो वो बने ना, देखो f12 and f21 vector f12 vector and f21 vector are the forces acting on body 1 and 2, acting on body 1 and 2 for the short time del t, for the short time del t x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. दिस इज del t, राइट. फर्स्ट ऑफ line change, therefore impulse, नहीं ये नहीं, पूरा नहीं लिखना, बता रहा हूं. therefore impulse on body 1, on body 1 ये वाला स्टेप लिखो, f12 dot del t is equals to m1 v1 minus m1 u1. लाइन चेंज करके लिख लो. पहले लिखा ना इंपल्स ऑन बॉडी 1, और लाइन चेंज करके सीधा ये स्टेप लिखो. लिखो, और साइड में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. साइड में ब्रैकेट में यहां लिख दोगे यूजिंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. सिमिलरली फॉर बॉडी 2 करके नीचे वाला स्टेप. सिमिलरली फॉर बॉडी 2 करके नीचे वाला स्टेप, f21 डॉट del t इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2. लिख लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं. यूजिंग न्यूटन्स का थर्ड लॉ, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, लिख लो पूरे स्टेप चारों. माइनस 1 2 3 4, दिस इज फाइनल.
मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ लिख दो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी इशू नहीं। इतने बड़े डेरिवेशन में वो एक लाइन चलती है। Done. It shows that total linear momentum. It shows that total linear momentum before collision is equal to the total linear momentum after collision. Is equal to the total linear momentum after collision. Full stop. देखो एग्जाम्पल्स, स्टार्ट एडिंग एग्जाम्पल्स। सबसे पहले रिकॉइल ऑफ अ गन। नहीं सुना पहले? किया रिकॉइल ऑफ अ गन। छर्रे वाले में इतना नहीं आता, हाँ असली वाले में आता। ब्रैकेट में रिकॉइल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। किसका? रिकॉइल वेलोसिटी। इसे न्यूमेरिकल आता, रिकॉइल वेलोसिटी। अब देख, जितने भी एग्जाम्पल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ के हैं वो सब के सब एग्जाम्पल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सीधी बात, एक तो ये हो गई। जितने भी एग्जाम्पल्स किसके हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। उसमें बिकॉज आप टू बॉडी सिस्टम पढ़ते हो, चाहे बोट और मैन हो, चाहे पानी और तुम हो, राइट? जितने सिस्टम्स पढ़ते हो सबके सब टू बॉडी सिस्टम। तो इनिशियली उन सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? जीरो। जैसे मान लो बोट और मैन का। उसके बाद आपने पैर रख के आगे की तरफ मूव हुए विथ सम वेलोसिटी। तो आपका मास मान लो m1 था और आपकी वेलोसिटी v1। तो मैन बोट से आगे की तरफ गया m1 v1 लीनियर मोमेंटम से, या क्या? टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो था। अब बात का देख रहे हो तो फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना रहा? m1 v1। ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो है तो टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो। उसको जीरो करने के लिए तुम्हारी v2 वेलोसिटी से कहां गई? पीछे। तो अब इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? m2 v2। अब अगर m1 v1 प्लस m2 v2 करोगे तो किसकी इक्वल आएगा? जीरो। समझे? मान लो दूसरे तरीके से, दूसरा एग्जांपल, एक तो हो गया ना। एग्जांपल नंबर 2, बहुत सारे हैं तो एक से एक समझो, दूसरे से दूसरा। गन, यू जस्ट पुट द गन ऑन योर शोल्डर, राइट? एंड व्हेन यू आर नॉट फायरिंग, जब आप फायर नहीं कर रहे हो तो गन और बुलेट
दोनों सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है, वो जीरो है। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? गन, बुलेट। यहां दो बॉडीज कौन कौन सी है? एक है गन और दूसरी है बुलेट। इनिशियली दोनों किस पे है? रेस्ट। तो इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड कॉइल, सॉरी, ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो। क्या है? जीरो। तुमने गन को किया फायर, बुलेट का मास था क्या? m1। तो ये बुलेट m1 मास की v1 वेलोसिटी से कहां गई? आगे। अगर अभी भी तुम्हारी गन किस पे होती? रेस्ट पे, और सिर्फ बुलेट आगे जाती, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फेल हो जाता। क्या हो जाता? फेल। क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम था जीरो और फाइनल लीनियर मोमेंटम आ रहा है m1 v1। पॉसिबल है क्या? नहीं। इनिशियल दोनों रेस्ट पे थे, टोटल लीनियर मोमेंटम जीरो था, बाद में बुलेट फायर हुई v1 वेलोसिटी से, जिसका मास क्या है? m1। तो उसका लीनियर मोमेंटम आया m1 v1। अगर गन रेस्ट पे रहती तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता? इतना ही लीनियर मोमेंटम हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। किस डायरेक्शन में चाहिए? तब तो जाके फाइनल लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो। तो इस लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए आपकी गन पीछे के डायरेक्शन में क्या होती है? मूव। आपके शोल्डर को झटका लगता है, योर गन टर्न्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गन का मास क्या था? कैपिटल M। बड़ी है, बड़ा मास है। ये v2 वेलोसिटी से पीछे की तरफ क्या हुई? मूव। ठीक, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। कह सकते हैं। अब टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व। ये कह रहा था मैं कि जब आदमी बोट के ऊपर खड़ा था तो आदमी और बोट दोनों की वेलोसिटी जीरो। आदमी आगे गया तो m1 v1 से मूव किया, उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1। अगर बोट पीछे नहीं जाती तो इनिशियल तो जीरो था, अब फाइनल हो गया m1 v1। नहीं, बोट v2 वेलोसिटी से कहां हो गई? पीछे। तो अब फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? So to conserve the law of conservation of momentum, gun recoils. Gun क्या करती है? Recoil. ठीक? So recoiling of a gun is an example of law of conservation of momentum. Right? तो यहां से निकालते हैं recoil velocity. देखो, m1 is the mass of bullet, v1 is the mass of, या फिर m और स्मॉल v ले लो। ठीक, कैपिटल M इज द मास ऑफ गन एंड कैपिटल V इज द मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, और ये किसकी इक्वल है? बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल फाइनल इज इक्वल टू टोटल इनिशियल। यहां से कैपिटल MV इज इक्वल टू माइनस स्मॉल and capital V is equals to minus small mv upon capital M, where capital V is called the recoil velocity of the, इतना सा concept। and why capital V is negative? Opposite direction। negative sign क्या शो कर? Opposite direction। you can calculate the recoil velocity of the gun by using the law of conservation of linear momentum। कौन सा law use करके? linear momentum conservation। Clear to everyone? This is the concept of conservation of linear। अब देखो एक और चीज इसी में थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूं, ये mv और ये mv दोनों सेम है, इसका मास कम है तो ऑफकोर्स सी बात है वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इसका मास ज्यादा है तो ऑफकोर्स सी बात है वेलोसिटी क्या होगी? कम। आप खुद देखो ना, इसका और इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तब जाके जीरो होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर बुलेट का मास क्या है? कम, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा।
और गन का मास क्या है? ज्यादा। तो गन की वेलोसिटी क्या है? कम। तो आप देखते हो आपको थोड़े से झटका लगता है। एंड वाई यू आर पुटिंग द गन ऑन द शोल्डर? और रिकॉइल वेलोसिटी को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ गन का मास था, आपने शोल्डर पे रखा। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ फायरिंग, आपको सिखा रहा हूं। जब भी फायर करते हैं हमेशा गन को शोल्डर पे रख के करते हैं। शोल्डर पे रखने से क्या होता है? आप गन का मास बढ़ा रहे हो। अब आपने गन की मास में अपनी बॉडी का मास क्या कर दिया? ऐड। तो अगर ये मास और ज्यादा बढ़ गया तो वेलोसिटी और ज्यादा क्या हो गई? कम। झटका कम लगेगा। झटका क्या लगेगा? कम। ऐसे हवा में चलेंगे तो हाथ टूट जाएगा, ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं पकड़ जाए। गन भारी वाली जो बड़ी रहती है, M14 या कोई भी ले लो, AK-47, यू पुट द गन ऑन द शोल्डर, राइट? और शोल्डर पर रख के फायर करने से क्या होता है? आप गन का कैपिटल एम क्या कर रहे हो? इंक्रीज। सो यू आर डिक्रीजिंग द स्पीड। झटका कम लगेगा। झटका क्या लगेगा? हाँ, जितना भारी मास उतनी कम रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर? इसको लिख दो में, आज के लिए खत्म। फ्रिक्शन कल से चालू करेंगे, ठीक है? अच्छा से कर दे। 1 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 1 घंटा और बना दे। 5 मिनट में निकलो और घर जाओ। चल। बिफोर कितने हुए? 1 घंटा। हाँ तो पढ़ो, वहां पढ़ा दे। बिफोर बच्चे छोड़ के चले जाएंगे कोचिंग, हमें उसका डर है। 70 चाहिए कम से कम। समझो, आजकल के बच्चे ना पढ़ाने से छोड़ के नहीं जाते, ज्यादा पढ़ाने से जाते हैं। बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग, कॉमा, द सिस्टम ब्रैकेट में गन एंड बुलेट ब्रैकेट क्लोज, is at rest. First off, so linear moment, yeah, so total linear momentum, so total linear momentum is zero. First off, line change. After firing the bullet, no, after firing, comma, the bullet leaves the gun. The bullet leaves the gun. अरे छोड़, the bullet leaves, Leaves, leaves the gun and moves with velocity, small v, छोटा वाला भी, in forward direction, full stop. It has linear momentum. ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल m भी, ठीक? लाइन चेंज, since
no external force acts. Since no external force acts, comma, the total final linear momentum, the total final linear momentum must also be zero. जीरो. ये आपने इनडायरेक्टली क्या लिख दिया? कंजर्वेशन. पैरा चेंज या लाइन चेंज. दिस कैन हैपन. This can happen if the gun has linear momentum. If the gun has linear momentum, ब्रैकेट में लिखो, equal in magnitude of bullet, equal in magnitude of bullet, bracket close, in backward direction, in backward direction. First step, light change. Therefore, the gun recoils to conserve the momentum. To conserve the momentum. Make this diagram. सिर्फ डायग्राम बनाना है, लिखना नहीं है कुछ भी. लिखो, the velocity with which the gun recoils with which the gun recoils, और ब्रैकेट में लिखो moves in backward direction. recoils का मतलब क्या होता है? moves in backward direction. Bracket close. After firing a bullet, is called recoil velocity. It's called recoil velocity. अब लिख लो तीनों स्टेप.
तीनों स्टेप लिख लो। आ right? Where capital V is the recoil velocity.